नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ये आपकी जूलॉजी की फर्स्ट क्लास है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ में भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपको बता सकें। ठीक है, तो जूलॉजी के बारे में हम पहले कुछ बेसिक जान लेंगे। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी की जो ब्रांचेस हैं कुछ वो जान लेंगे। तो जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, जूलॉजी क्या है, एक जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान कहलाती है। समझ रहे हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो जंतु विज्ञान कहलाती है। अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, इसकी कुछ शाखाएँ हैं। सेरीकल्चर हो गई, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर एंड इक्तियोलॉजी। ये 4 ब्रांचेस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, तो आप इसको अभी से टिक कर लीजिए। इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, यूपी कैटेट BHU ICR। यूपी कैटेट के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट का पालन जिसके अंतर्गत करते हैं उससे सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन ही एपीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। पिसीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। और इक्तियोलॉजी क्या होता है, जो मछलियों का अध्ययन करते हैं हम वो इक्तियोलॉजी में करते हैं। मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी में करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पिसीकल्चर है उसमें हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, और मछलियों का अध्ययन जो किसमें करते हैं वो इक्तियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम इक्तियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डेयरी, पशुपालन का अध्ययन डेयरी कहलाता है। पशुपालन का अध्ययन डेयरी कहलाता है। पशुपालन का अध्ययन डेयरी कहलाता है। सूअर पालन का अध्ययन नेक्स्ट है, सूअर पालन का अध्ययन पिगरी कहलाता है। सूअर पालन का अध्ययन पिगरी कहलाता है। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में करते हैं, जिसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं। जितने भी रेंगने वाले जंतु उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, हर्पेटोलॉजी में करते हैं। प्रोटोजूलॉजी क्या है, प्रोटोजोआ के जंतुओं का अध्ययन हम प्रोटोजूलॉजी में करते हैं। प्रोटोजोआ के जो जंतु हैं जितने भी उनका अध्ययन हम प्रोटोजूलॉजी में करते हैं। जैसे अमीबा हो गया ये प्रोटोजोआ संघ में आता है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम ये भी प्रोटोजोआ संघ में आता है, पैरामीशियम। ठीक है, और नेक्स्ट है एक यूग्लिना होता है, यूग्लिना 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 होता है, ये भी प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। तो इनका जो अध्ययन किया जाता है वो प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में निमेटोड का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटोड का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मैल्कोलॉजी। मैल्कोलॉजी में मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन मैल्कोलॉजी में किया जाता है। मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन मैल्कोलॉजी में किया जाता है। मैमोलॉजी, नेक्स्ट है मैमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम स्तनधारियों का अध्ययन जो है मैमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है ओपियोलॉजी। ओपियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ओपियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं।
सर्पों का। और सरीसृपों का अध्ययन किस में करते हैं, वो हर्पिटोलॉजी में करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओफियोलॉजी है, इसमें सर्पों का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में हम तंत्र का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, रक्त तथा रक्त से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन हम हेमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, रक्त तथा रक्त से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, प्रतिरक्षा संबंधित जो भी अध्ययन किया जाता है वो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रतिरक्षा संबंधित अध्ययन इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन ही ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ही ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मायोलॉजी, मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन ही मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन ही मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, मायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं। धातु का अध्ययन जो है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, सॉरी एंटोमोलॉजी नहीं है, एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी में जैसा कि एंजाइम से पता लग रहा है, एंजाइमों से, एंजाइमों का अध्ययन ही एंजाइमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ENTOMOLOGY, ये है एंटोमोलॉजी, नोट कर लीजिए। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, कीटों का जो अध्ययन किया जाता है वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है कैरेप्टोलॉजी, कैरेप्टोलॉजी, कैरेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, चमगादड़ का अध्ययन। चमगादड़ का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, कैरेप्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चमगादड़ का अध्ययन जो है कैरेप्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब नेक्स्ट, जलवायु का वर्गीकरण किसने दिया था, तो जलवायु का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था, तो डी कैंडोल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण दिया था। जलवायु का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था, डी कैंडोल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण दिया था। औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। जो हिप्पोक्रेट्स हैं इनका जन्म 460 BC में हुआ था। इनका जो जन्म है 460 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु 370 BC में हो गई थी। ठीक है, औषधि वैज्ञानिक जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस है। इनका जन्म हुआ था 460 BC में और इसकी मृत्यु हो गई थी 370 BC में। ठीक है, नेक्स्ट है मेमेर्कोलॉजी, मेमेर्कोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये लगभग हर बार ही पूछी जाती है, पीपीकेटेट में बहुत बार आ चुकी है। चींटियों का जो अध्ययन किया जाता है वो मेमेर्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है, तुम अभी से इसको टिक कर लो। ठीक है, ये बहुत बार आ चुकी है यूपी कैटेट में। मेमेर्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो चींटियों का अध्ययन मेमेर्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, परजीवियों का उनसे संबंधित पोषक का अध्ययन, परजीवियों तथा उनसे जो संबंधित पोषक का अध्ययन करते हैं वो उसमें हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में परजीवियों का उनसे संबंधित पोषण का अध्ययन जो है पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट है जो एंथ्रोपोलॉजी है, मनुष्य के व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाएगा जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे अब हम। जंतु जगत का दो वर्गीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जंतु जगत का दो वर्गीय, ध्यान रखिए, दो वर्गीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, वो अरस्तु ने दिया था।
इसको एरिस्टोटल भी कहते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल लिख के आता है। ठीक है, इंग्लिश का जो लिखा है एरिस्टोटल, वो हिंदी में भी लिख सकता है एरिस्टोटल। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हुई। ये जंतु जगत का 2 वर्गीकरण जो है वो एरिस्टोटल में दिया था। इसमें कौन कौन से जंतु का 2 वर्गीकरण दिया था, जो कौन कौन से हैं वो एक कोशिकीय जंतु का समूह उन्होंने किस किस में बांटा, एक कोशिकीय जंतु के समूह में बांटा और बहुकोशिकीय जंतु के समूह में बांटा। नेक्स्ट है जंतु का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। जंतु का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो एरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट है जंतु का 2 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था। जंतु का 2 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज ना होइए। जंतुओं का जो 2 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और 2 वर्गीय वर्गीकरण जो दिया था वो अरस्तु ने दिया था। जंतु का 2 जगतीय वर्गीकरण वो कैरोलस लीनियस ने दिया था और 2 वर्गीय वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था। तो जो कैरोलस लीनियस ने 2 जगतीय वर्गीकरण दिया था, तो एक कोशिकीय जंतु का जगत में बांटा था और बहुकोशिकीय जंतु का जगत में बांटा था। जो कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया था, जो जगतीय वर्गीकरण दिया था, वो एक कोशिकीय जंतु का और बहुकोशिकीय जंतु में बांटा था इन्होंने। स्लाइड के ऊपर करते हैं। जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। अब ये भी आप ध्यान रखिए, एक हो गया 2 वर्गीय हो गया, एक 2 जगतीय वर्गीकरण हो गया, एक नवीनतम वर्गीकरण हो गया। तो जंतु जगत का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। और जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, यू सिंगर एंड स्टोरस ने जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण दिया था। ठीक है, यू सिंगर एंड स्टोरस ने पूरे जंतु को 2 जगत प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया में रखा। यू सिंगर और स्टोरस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जंतु के 2 जगत वर्गीकरण को प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया नामक जगत में रखा था। एनिमेलिया नामक जगत में रखा, 2 जगत प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया नामक जगत में रखा था। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव आते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव आते हैं, एनिमेलिया में बहुकोशिकीय आते हैं। पोरीफेरा से कार्डेटा संघ के जितने भी जंतु हैं वो सभी एनिमेलिया में आते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होते हैं सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। तो जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, हिंदी में वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो टैक्सोनॉमी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। टैक्सोनॉमी है ग्रीक भाषा का शब्द है। टैक्सोनॉमी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। टैक्सोनॉमी जो शब्द है किस वैज्ञानिक ने दिया था, डी कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी शब्द डी कैंडोल नामक वैज्ञानिक ने दिया है। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो टैक्सोनॉमी के जनक है कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी के जनक है कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लीनियस हैं। वर्गीकी, इसे वर्गीकी भी कहते हैं हिंदी में। टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं कैरोलस लीनियस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। जो कैरोलस लीनियस है उनको आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति बायोनोमेनक्लेचर, इसको बायोनोमेनक्लेचर कहते हैं इंग्लिश में। लिख लीजिए BIONOMENC, बायोनोमेनक्लेचर CLATURE, बायोनोमेनक्लेचर कहते हैं। बायोनोमेनक्लेचर कहते हैं। द्विनाम पद्धति द्वारा किसी भी जीव का विश्व स्तर पर पहचान किया जाता है। जो द्विनाम पद्धति के द्वारा हम क्या करते हैं, द्विनाम पद्धति की सहायता से किसी भी जीव का विश्व स्तर पर पहचान किया जाता है। द्विनाम पद्धति के द्वारा किसी भी जीव का विश्व स्तर पर पहचान किया जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, द्विनाम पद्धति के जनक हैं कैरोलस लीनियस हैं। सिस्टेमा
नेचरी नामक बुक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचरी नामक बुक के लेखक सिस्टेमा नेचरी नामक बुक के लेखक हैं कैरोलस लीनियस ही हैं। सिस्टेमा नेचरी बुक किसकी है? कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का अवलोकन अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचरी में किया था। जो कैरोलस लीनियस हैं, इनकी बुक है सिस्टेमा नेचरी, उसी में इन्होंने द्विनाम पद्धति का अवलोकन किया था। ठीक है। कैरोलस लीनियस कहाँ के निवासी थे? ये स्वीडन के निवासी थे। कैरोलस लीनियस हैं कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। ठीक है, स्वीडन के निवासी थे। फ्लोपिया, नेक्स्ट है फ्लोपिया बोटेनिका एंड स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक है। ये फ्लोपिया बोटेनिका एंड स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस द्वारा ही लिखी गई अन्य पुस्तक है। इनका जो जन्म हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था। कैरोलस लीनियस का जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1778 ईस्वी में हुई थी। कैरोलस लीनियस की मृत्यु जो 1778 ईस्वी में हुई थी। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु का लिखा जाता है वंश तथा जाति। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु का लिखा जाता है तो आंसर क्या होगा? वंश एंड जाति, वंश तथा जाति लिखा जाता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु का लिखा जाता है वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति के अनुसार वंश का प्रथम अक्षर बड़े अक्षर में, जो वंश है हम द्विनाम पद्धति के अनुसार जो वंश है हम उसका जो प्रथम अक्षर होता है बड़े अक्षर मतलब कैपिटल में लिखते हैं, तथा जाति का प्रथम अक्षर हम छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जाति का जो प्रथम अक्षर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जो वंश होता है उसका जो प्रथम अक्षर लिखा जाता है वो हम कैपिटल में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है। वंश क्या है? लैटिन शब्द है। नेक्स्ट है वंश जो है लैटिन शब्द है, जबकि जाति जीवों के पाए जाने के आधार पर, पालतू होने के आधार पर, पोषक के आधार पर लिखा जाता है। वंश लैटिन शब्द है, जबकि जो जाति है जीवों के पाए जाने के आधार पर, पालतू होने के आधार पर, पोषक के आधार पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछेगा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो है जगत। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है जाति। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति होती है। जगत क्या होता है? जगत में बहुत कुछ आता है, समझ लीजिए इसे, आप याद कर लीजिए इसको। जगत क्या होता है? बहुत बड़ा होता है उसमें, इसलिए क्या है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी जो इकाई है वो जगत ही है, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो जाति है। जाति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जाति शब्द वो जॉन रे ने दिया था। जाति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जाति शब्द है वो जॉन रे ने दिया था। द्विनाम पद्धति के बाद कॉर्नवान लीने ने अपना नाम बदलकर कैरोलस लीनियस रखा था। द्विनाम पद्धति के बाद जो कैरोलस लीनियस हैं इनने अपना नाम कॉर्नवाल लीने से बदलकर कैरोलस लीनियस रखा था। कॉर्नवाल लीने से बदलकर कैरोलस लीनियस रखा था। ट्राई नोमेनक्लेचर के अनुसार मनुष्य का जूलॉजिक नेम होना चाहिए। ट्राई नोमेनक्लेचर के अनुसार ट्राई नोमेनक्लेचर के अनुसार मनुष्य का जो जूलॉजिक नेम है जेडन होना चाहिए। होमो सेपियंस होना चाहिए। ट्राई नोमेनक्लेचर के अनुसार जो मनुष्य का जो गण है प्राइमेट गण का होता है। मनुष्य जो होता है वो प्राइमेट गण का होता है। ऑर्डर कहते हैं गण को इंग्लिश में। मनुष्य का जो गण होता है वो प्राइमेट होता है। मनुष्य का जो वर्ग होता है वो मैमेलिया वर्ग होता है। मनुष्य का जो वर्ग है वो मैमेलिया वर्ग है। तो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है।
ये हमारी पहली क्लास थी और हमारी जूलॉजी की जो क्लासेस होंगी लगभग हमें 11 से 12 क्लासेस होंगी। 11 से 12 क्लासेस होंगी, इसमें हम आपका जूलॉजी का सभी पोर्शन जो जितना भी है कवर करेंगे और आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। हमारे जो जितना भी मैं सब्जेक्ट जितना भी पढ़ाऊँगा उतने में से आपका जो है लगभग में 25 क्वेश्चन आता है। यूपी कैटेट में जो जूलॉजी का 25 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन मेरे जो सिलेबस में से कंफर्म है आपका। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ सभी पढ़ते हैं तो 20 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये गारंटीड है। ठीक है, इसलिए आप लगातार वीडियो को कंटिन्यू देखे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।